ओके। सो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द पेप्टिक अल्सर, जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी कौन कौन सी ड्रग है जो HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं। मींस सिक्रीशन यानी प्रोडक्शन की बात किया था। और आज हमारा कौन सा टॉपिक है? ये वो ड्रग है जो हमारा रिलीज हुआ HCl है ना, उसको इनहिबिट करेगी, मींस उसको न्यूट्रलाइज करेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक चीज और आता है जहां पे हमने बात किया था कि जो हमारे एंट एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जिसमें हम लोगों ने बात किया था दैट इज कॉल्ड एज द, कोई बात नहीं रश्मि सर, गाइडेंस सेशन कल आपका 2 बजे है, परेशान मत होइए। 2 बजे आप लोगों का है, रात 9 बजे MPSC DI वाले बच्चों के लिए है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी नेक्स्ट वीक आपके लिए और भी सरप्राइजेस कंटिन्यू लाइनअप है। मैं आ चुका हूं बेटा पूरी तरह से। अब आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें, प्रिपरेशन प्लानिंग सब कुछ लेके आ रहा हूं, ठीक है? परेशान मत हो। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? अल्सर हीलिंग एजेंट, सॉरी एंट एसिड। एंट एसिड मींस एसिड न्यूट्रलाइजर की बात किया जाएगा। जो हमारा रिलीज हुआ एसिड है ना, उसको ये न्यूट्रलाइज करेंगे। अब इन एंट एसिड में हम लोगों ने दो टाइप से पढ़ा था। एक हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक एंट एसिड, और दूसरा हमारा आता है नॉन सिस्टेमिक एंट एसिड। और दोनों में अंतर हमने क्या देखा था कि सर जो सिस्टेमिक एंट एसिड होता है वो हमारे जीआईटी में तो जाएगा, यानी जीआईटी में वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा स्टमक में, लेकिन साथ ही साथ कुछ पोर्शन इसका ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। और अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उससे क्या होगा सर? वो ब्लड के पीएच को अफेक्ट करेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो हमारा है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब अगर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम ओवरऑल ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारा एंटासिड है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें यही समझ में आता है दैट एंटासिड दे डू नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द HCl, अपार्ट फ्रॉम दैट दे जस्ट न्यूट्रलाइजेस द गैस्ट्रिक एसिड व्हिच ऑलरेडी रिलीज्ड, इसीलिए तो इनको एंटासिड बोला जाता है ना। तभी तो हमारा ये एंटासिड की कहानी है। चलेगा? अब क्वालिटी क्या क्या आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जरा इधर नजर डालना। सबसे पहले इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आप मुझे बताइए कि अगर, यहां योगिता समझ गया बेटा, इधर आओ सर, बट एसबीसी तो इंजेक्शन के रूप में यूज होता है। एसबीसी कहां से यहां पे आ गया? सीबीएस है बेटा, वो एंट एसिड नहीं है, वो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट है। बसंत इधर रहोगे थोड़ी देर के लिए। तो पहला पॉइंट ये है कि ये स्टमक में जाने के बाद वाटर से ब्रेक डाउन ना हो। अगर वाटर में सॉल्युबल हो गया तो किसी काम का नहीं रह गया। सो इट शुड बी वाटर इनसॉल्युबल, पहला पॉइंट। एंड इट मस्ट बी अवेलेबल इन द फाइन पार्टिकल साइज, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ज्यादा उसका एक्शन अच्छा होगा। एंड इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल। अभी हमने बात किया कि वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, ना तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करे और ना ही वो हमारा डायरिया कॉज करे, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी सिचुएशन है, कल हमने बात किया था MDAC वाली कहानी में कि मैग्नीशियम डायरिया करता है, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है, अगर ये प्रॉपर्टी है तो नुकसानदायक है, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलनी चाहिए। सो नॉट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, नॉट कॉजेस सिस्टमिक एंटासिड, ब्लड में ना जाए, ब्लड के पीएच को ना अफेक्ट करे, ये चीजें हमारे सामने जरूरी है। करेक्ट? शुड बी इनसॉल्युबल एंड कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एसिड। अब इतना तो होना चाहिए कैपेबिलिटी कि जो ऑलरेडी रिलीज हुआ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। इसीलिए यहां पे एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज द ANC, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। जिस ड्रग की या जिस एंट एसिड की जितने कम डोज में एसिड को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी है, वो हमारे लिए उतना अच्छा है, तो उसे बोलते हैं ANC। जैसे आप लोगों ने जब आगे चल के अभी जब CNS पढ़ोगे, वहां पे जब आप मेरे साथ पढ़ोगे गैसियस एनास्थेटिक एजेंट, वहां पे एक वर्ड आता है MAC, मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन। मींस अगर ड्रग को इफेक्ट देना है तो कम डोज में उतना MAC अटेंड करे। यहां पे वही है, कम डोज में वो ज्यादा से ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करे, यहां पे ANC की बात किया जाएगा। शुड नॉट बी लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एंट एसिड लिया, वो स्टमक में गया और आपको दे डकार पे डकार, दे डकार पे डकार। डकार समझते हो? जैसे होता है ना कि हाँ हमने कहा, मींस वो वाली कहानी, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट आउट होगा तो चांसेस है कि हमारी जीआईटी में इरोजन कर सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बॉडी के जो एसिड बेस बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे बर्पिंग की बात कर रहा था, डकारना समझ में आया, कोई बात नहीं। बर्प समझते हो? जैसे छोटे बच्चे को होता है ना, थप थप थपकी दी जाती है। अच्छा, दूध थोड़ा सा मिल्क उसको दिया गया, उसके बाद थपकी देते हैं, थपकी बर्प वहां पे कहानी होती है, वो निकालता है ना वो चीज। द एंटासिड शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली, तुरंत एक्शन आना चाहिए, एंड नॉट कॉजेज अ लार्ज एवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने वही बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन नहीं करना चाहिए, इवोल्यूशन नहीं करना चाहिए, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी या कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें हैं, वही चीजें घुमा घुमा के बोली जा रही हैं, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ना करे, डायरिया ना करे, अच्छी ANC होनी चाहिए। हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट ना करे, वाटर में सॉल्युबल ना हो, ये बेसिक चीजें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे इनो में तो सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमें बर्पिंग आती है, डकार आती है। अरे इनो का मैंने बोला था कंपोजिशन देखने के लिए, कितने बच्चों ने यहाँ पे इनो का कंपोजिशन देखा? बताओ जरा।
अक्षर पार्टिकल साइज छोटा, आप मुझे बताइएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ना? भूल गए, बहुत बढ़िया, गूगल कर लोगे, मिल जाएगा। चलो इधर आओ पहले। तो हमने बोला हमारे जो एंटासिड हैं वो या तो सिस्टमिक होंगे या फिर नॉन सिस्टमिक होंगे। सिस्टमिक एंटासिड में हमने क्या बात किया, ये एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होगा तो हमारे बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टर्ब कैसे करेगा भाई, ऑलरेडी हमारा ब्लड का एक पीएच होता है, एक अगर बात करेंगे बफर सिस्टम वहां पे वर्क करता है। अब अगर आपने एंटासिड ले लिया तो वो हमारे ब्लड के जो एसिड हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा एब्जॉर्ब होने के बाद, जिससे ब्लड का पीएच एसिडिक से हमारा बेसिक हो जाएगा, यानी एल्कलोसिस कॉज करेगा। हाँ, कम डोज में नहीं, लार्ज डोज में, लेकिन करेगा तो सही। अच्छा, स्प्राइट में CO2 रिलीज करता है। बेटा स्प्राइट कहीं आपने पढ़ा है क्या? स्प्राइट एंटासिड कहीं आपने ऐसा सुना है क्या? अरे बेटा वो जस्ट क्या है, हमारी एनर्जी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, जो भी है, कहीं एंटासिड के नाम से नहीं जानी जाती है। एंटासिड जैसे आपने जेलुसिल का नाम सुना होगा, एंटासिड की बात किया होगा, जैसे डाइजिन वगैरह आते हैं, वो सब एंटासिड होते हैं। एंटासिड का कंपोजिशन अभी बता रहा हूं, परेशान मत होने, मारूंगा भी डंडा लेके। हाँ जी, चलिए। लेकिन हमने बोला हमारे लिए अच्छा कौन सा है, नॉन सिस्टमिक, क्योंकि हमने पहले बात किया सर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये तो बात मानते हो। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे ब्लड के पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा, जितना भी आपने लिया है वो सिर्फ आपके जीआईटी में रहेगा, और जीआईटी का ही जो आपका एसिड है उसी को न्यूट्रलाइज करेगा। सो डू नॉट अल्टर द एसिड बेस बैलेंस ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड के एसिड बेस को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनको नोट नहीं करना है बेटा, जस्ट समझना है, मैं बार बार उन्हीं चीजों पे चल रहा हूं, कल से एक ही चीज बोल रहा हूं कि सिस्टमिक एंटासिड एब्जॉर्ब हो सकती है, जो अच्छा नहीं है क्योंकि वो ब्लड के पीएच को अफेक्ट करेगी। हमारे लिए अच्छा क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड ही अच्छा है, क्योंकि वो ब्लड के पीएच को अफेक्ट नहीं करती है। वही कहानी तो आपके सामने है। तो आपके सामने एंटासिड के टाइप आपको समझ में आए, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। अब एग्जांपल भी तो मैंने आपसे बोला था कि सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, इनका एब्जॉर्प्शन होगा, हाँ लार्ज डोज में ही सही, लेकिन वो हमारे ब्लड एल्केलोसिस कॉज करेंगे। अब ये वर्ड सुन लीजिएगा, ब्लड एल्केलोसिस, क्योंकि ब्लड के पीएच को अफेक्ट करेंगे, ब्लड के एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, और अगर ब्लड का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एल्कली फॉर्म बनेगा, यानी एल्केलोसिस कॉज करेगा। इवन नॉट ओनली दिस, आपको अगर ये वर्ड देख के कुछ याद आ रहा हो तो मुझे बताना कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट है, एब्जॉर्ब होगा, यूरिन में भी जाएगा, यूरिन के पीएच को भी तो अफेक्ट करेगा। सो दे मेनली यूज, अब आप कहोगे सर तो अगर ऐसा है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे मेरा बच्चा जरूरत है, क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर किसी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जाता है, क्योंकि वो ब्लड के पीएच को बेसिक बना देता, यूरिन के पीएच को बेसिक बना देता है, जिससे एसिडिक ड्रग बेसिक पीएच में हमारा आयोनाइज हो जाती है और एक्सक्रीशन हो जाता है। जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़े हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद आ रही है बातें? तो ये यहां एज अ एंट एसिड नहीं यूज होती है मेनली, लेकिन हाँ एज अ एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग के लिए जरूर यूज किया जाता है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। करेक्ट, यही दोनों है सोडियम वाले। अब आप कहोगे सर फिर नॉन सिस्टमिक, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अरे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये ना ब्लड के पीएच को अफेक्ट करेंगे, ना यूरिन के पीएच को अफेक्ट करेंगे, केवल और केवल जीआईटी में जाएंगे, केवल और केवल जीआईटी में काम करेंगे। हाँ वहीं पे आएंगे, कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम डेरिवेटिव, एल्यूमिनियम डेरिवेटिव, कैल्शियम डेरिवेटिव, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ड्रेट, ये सब हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। अब अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे ब्लड के पीएच को या यूरिन के पीएच को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये तो हमने देखा था ना कल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ड्रेट, हाइड्रोक्सी, मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, ये हमारे आते हैं। इसका तो नुकसान बहुत है सर, सिस्टमिक एंटासिड बनाया क्यों गया था, फिर मारूंगा आयुष बेटा मुर्गा बना के, अभी बता दिया हूं क्यों बनाया गया है। बट एमडीएसी, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, आपको वो याद होना चाहिए कि एमडी इन एसी, क्योंकि जहां भी जैसे अगर आप सिर्फ मैग्नीशियम डेरिवेटिव दोगे तो सर वो डायरिया कॉज करेगी, सिर्फ एल्यूमिनियम डेरिवेटिव दोगे तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी बेटा। इसीलिए तो नॉर्मली आज की डेट पे जो भी एंटासिड यूज होते हैं वो कॉम्बिनेशन वाले यूज होते हैं। यहां मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, दोनों को मिला के दे दिया गया तो सर जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। नहीं भैया नॉन सिस्टमिक हाँ जीआईटी में ही आएगी, वहीं पे वर्क करेगी और वहीं से वो निकल जाएगी। एल्यूमिनियम कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम कॉजेज डायरिया, इसीलिए हमने बोला इनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कैल्शियम के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम अलग है, उसको आराम से आप दे सकते हो। क्या ये अभी तक सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक का मतलब समझ में आया आप लोगों को? सिस्टमिक क्या है, क्यों है, कौन सी है, नॉन सिस्टमिक क्या है, कौन सी है और कैसे काम कर रही हैं, क्यों अच्छी हैं एज कंपेयर टू द सिस्टमिक। लेकिन हाँ प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया गया कि अगर कोई डायरिया कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, कॉम्बिनेशन में उठा के दे दो सर, प्रॉब्लम खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। चले आगे। अब इतने में बात नहीं चलेगी, अब थोड़ा सा इनका इंडिविजुअल भी समझना है। अभी आपने वही बोला कि सर अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, जरा मेरे ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने बोला कि नॉन सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
सर क्योंकि ये ऑलरेडी आयोनाइज्ड फॉर्म में है, और आपको पता है अगर आयोनाइज्ड फॉर्म है तो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सर वो हमारे एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड में अफेक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी नहीं यूज किए जाते, जरा एक मिनट, इनको नहीं यूज करेंगे। सर अभी तो आप बोले कि नॉन सिस्टमिक में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, बिल्कुल बात ठीक है बेटा, लिखा है, लेकिन अभी जब मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था एंटासिड का तो क्या बोला था? इट शुड नॉट लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड। जरा ध्यान से सुनना, मींस अनआयोनाइज्ड फॉर्म में सिस्टमिक ड्रग होती है। ये नई चीज आज आपको पता चली है बेटा रश्मि, पूरा एब्जॉर्प्शन फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा के आ गया हूं, वहां पे यही पढ़ा था नालायकिन कि बेटा जो अनआयोनाइज्ड होगा वही तो एब्जॉर्ब होगा। भूल गए मेरे बच्चा? जहां पे मैं हूं पे उतना सुनो। अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि अच्छा एंटासिड वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, आता हूं श्रेयस बेटा इधर, पहली कहानी, अच्छा एंटासिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां पे आपका जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डाइसोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, इनका नाम देखते ही आपको नहीं लग रहा है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? ऑब्वियसली निकलेगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो इरोजन कर सकता है, उसे ही बोलते हैं मिल्क एल्कली सिंड्रोम बोलते हैं। कभी आप लोगों ने घर में कच्चा चूना पानी में डाला है? अरे यस, इसीलिए तो बोला हूं ये नहीं यूज होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता, नालायक, जब ये काम नहीं करेंगे तो मजबूरी में ले सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अच्छा छोड़ दूं, कैल्शियम कार्बोनेट ना बताऊं, मिल्क एल्कली सिंड्रोम ना बताऊं, क्यों नहीं देना है कैल्शियम कार्बोनेट ये ना बताऊं? हाँ उसी पे आ रहा था कि जब घर में बचपन में हम भी करते थे, जैसे घर की पुताई करनी है तो खड़ा चूना लाते थे, ये बड़े बड़े चूने के पत्थर जैसे छोटे छोटे पीसेस आते हैं, उनको पानी में लाओ और डाल दो तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, उसमें से बबल निकलती है। नहीं ट्राई किया तो कर लीजिएगा, पान की दुकान पे देखिएगा, उनसे बोलिएगा भैया पान चूना डाल के दिखाओ, हम देखेंगे। खैर, तो वहां पे ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सब आपने नाम सुना होगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसा कुछ होता है ना? तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मिल्क एल्कली सिंड्रोम कॉज करते हैं, तो नॉर्मली नहीं देते हैं। हमने बोला एंटासिड की जो कैपेसिटी है, अभी कोई एएनसी पूछ रहा था कि सर एएनसी मतलब एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। अब आप मुझे बताइए, एक ड्रग है जो 5 mg में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, और दूसरी ड्रग है जो 10 mg में एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, तो बताओ पोटेंट कौन? सर ऑब्वियसली जिस ड्रग ने कम डोज में एसिड को न्यूट्रलाइज किया वही तो आपके लिए पोटेंट है ना। सो एएनसी क्या बताता है कि हमारे एंट एसिड की पोटेंसी क्या है, कितनी है, वो पता चलेगा। सोडियम कार्बोनेट नॉन सिस्टमिक में सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये सॉरी डाई सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, डाई सोडियम कार्बोनेट है, नहीं दिया जाएगा। खैर, सो पोटेंसी ऑफ एंटासिड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एएनसी। ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट में पूछा जा चुका है कि किसी एंटासिड की पोटेंसी को कैसे मेजर किया जाता है या किस फॉर्म में मेजर किया जाता है। सो आंसर है एएनसी, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, एएनसी के फॉर्म में मेजर किया जाता है। मिल्क एल्कली सिंड्रोम अभी बोला बेटा कि जहां भी कार्बोनेट होंगे जब वो वाटर में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा, इरोजन करेगा, उसे ही बोलते हैं मिल्क एल्कली सिंड्रोम। हाँ मिल गया आंसर बेटा, बढ़िया। चलो अब इसी के कुछ अलग अलग डेरिवेटिव बनाए गए, क्योंकि हमने देखा कि अकेले एल्यूमिनियम दोगे कॉन्स्टिपेशन है, अकेले मैग्नीशियम दोगे डायरिया है, कार्बोनेट दोगे तो सर वहां पे मिल्क एल्कली सिंड्रोम है, तो यहां भी प्रॉब्लम है। तो नए नए फॉर्म बनाने शुरू किए गए, नई नई चीजें बनानी शुरू की गई। वहां पे आया मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन, मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन जो कि हमारा एक सरफेक्स एक्टिव एजेंट है। सुटिक्स में पढ़े होंगे सर, ये सरफेस एक्टिव एजेंट है, एंटासिड का वर्क करता है, लेकिन सर इसमें भी प्रॉब्लम थी, इससे भी बात नहीं बनी। फिर हमारे लिए क्या आया? मेगाल्ड्रेट आया, नाम सुना मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सल्फेटेड सुक्रोज की बात किया जाएगा, मेगाल्ड्रेट आएगा, उसकी बात करेंगे। सो एंटासिड आर मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग द रिलीफ फ्रॉम द अल्सर पेन। हमने बात किया मैग्नीशियम लैक्सेटिव वर्क करता है, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है, एंटासिड बहुत सारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देता है, खास तौर पर एसिडिक ड्रग का। क्यों सर? अरे पगलो, अगर आपने एंटासिड ले लिया तो वो ड्रग जिसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से होना था, आपने एंटासिड ले लिया तो स्टमक का पीएच चेंज हो जाएगा, तो उन ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ये बात तो समझने की कोशिश सिंपल से करो ना। फार्माको मैं बात बार बार क्यों कहता हूं बेटा, जनरल फार्माकोलॉजी हर जगह आएगी, हर जगह आएगी, यहां भी आपको वही देखने को मिलेगी। सो इसलिए एंटासिड बहुत सारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, डिक्रीज करता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, कीटोकेनाजोल, फ्लोरोक्विनोलोन्स। कल भी तो बात किया था कि पीपीआई के एब्जॉर्प्शन को भी एंटासिड इनहिबिट करता है, डिक्रीज करता है, याद है कि भूल गए? जी हाँ जी उमेश, आ रहा हूं आपकी बात। फिर आया हमारा मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट।
कंसीडर टू बी द बेटर एंटासिड देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक तो ये सिलोक्सेन फॉर्म में है तो सरफेस एक्टिव वाली प्रॉपर्टी भी है, मैग्नीशियम आयन सिर्फ नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन भी प्रॉपर नहीं होगा, मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए। बाकी हमने वही बोला, मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन आज की डेट पे देखना ना, शायद खाया जरूर होगा, सिमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन, यही हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट, दे आर एंटी फोमिंग एजेंट। और फ्लोटेलेंस, जब जिसको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना, उनको ये दिया जाता है, हमारे सिमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन की बात किया जाएगा, ये चीजें हमारी यहाँ पे आएंगी। ऑक्सीथाल आपको पता है,